जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं भाई आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुल कंसंट्रेशन एफर्ट और डेडिकेशन के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने माइंड में चिपका लेंगे। जैसे कि आपको पता है क्लास 12 के एग्जाम नज़दीक हैं, ठीक है। 10th और 12th वालों के 2024 के। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। तो सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। जैसे कि आपको पता है पिछली वर्ष का भी हमारा रिजल्ट जो एकदम बेहतरीन गया था। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं 92, ठीक है। ये अजय भाई साहब जो हैं हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़े थे, ठीक है। आप देख सकते हैं और भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए। चलिए यहाँ पर मैं आज आपके साथ में विलियन चैप्टर को डिस्कस करूंगा, यानी कि सॉल्यूशन उसके मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपोर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। गॉट इट। ये हमारा 2022 का रिजल्ट है और वो पिछला वाला जो ये वाला था ये हमारा 2023 का रिजल्ट था, ठीक है। आप 2022 का रिजल्ट भी देख सकते हैं। सो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझना है दोस्तों और आंसर देते हुए चलना कमेंट बॉक्स में। गॉट इट, क्लियर इतनी पॉइंट बात। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, मोललता की परिभाषा। मतलब पेपर में कई बार पूछी गई है मोललता की परिभाषा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से याद होनी, पहली बात तो ये इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। यूनिट मात्रक इसका आपको जरूर पता होना चाहिए। क्या मात्रक है दोस्तों इसका, मोल अपॉन के केजी। एक तो मात्रक इसका जरूर याद रखिए। दूसरा इसकी परिभाषा, किसी बिलियन के किलोग्राम में घुले मिले के मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। एक और डेफिनेशन आती है मोलरता की। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोललता एंड मोलरता, मतलब मोललिटी और मोलरिटी। गॉट इट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोललिटी, और मोलरता को मोललिटी, ठीक है। मोलरिटी और मोललिटी। तो मोललता क्या होती है, मतलब किसी कोई बिलियन है, ठीक है, उसके किलोग्राम में घुले हुए जो बिले के मूलों की जो क्वांटिटी, मतलब जो नंबर ऑफ संख्या होगी है ना किसी बिलियन के 1 किलोग्राम में, ठीक है। जो अभी आपकी मोलरता आएगी वो मैं आपके साथ में भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो ये पीडीएफ है ना, कंप्लीट कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो I request you pause the video till the end and share it with your friends and like this video. Got it? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन ये क्या है, किसी विलेन के किलोग्राम में घुले मिले के मोलों की संख्या उस विलेन की मोललता कहलाती है। इसका मात्रक आपसे कोई पूछे तो भाई साहब अच्छी तरीके से टिक कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आपको दिख ही रहा है क्या होता है। इसका मात्रक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसका मात्रक क्या है, मोल बट्टे केजी। क्या है भैया इसका मात्रक, मोल अपॉन के केजी। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला कई बार पेपर में पूछेगा और हमें 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है 2024। आप इस पर डाल दीजिएगा, ठीक है। मोललता बराबर डब्ल्यू अपॉन के एम इंटू डब्ल्यू। और जो जो डब्ल्यू लिया जाता है ये दोस्तों ग्राम में लिया जाता है और इंटू कितना लिया जाता है, 1000, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। विसरण और परासरण में अंतर, ये दोस्तों 2024 बोल देंगे इसको। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विसरण और परासरण में अंतर, ज्यादा नहीं, 3-4 अंतर आप इसमें याद कर सकते हैं। वैसे इसमें 4 अंतर थे, थोड़ा वो स्किप हो गया है, ठीक है, कोई नहीं। बट आप अपने मॉडल से अपने बुक से 4 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। वैसे 3 तो यहाँ पे आपके सामने हैं, फेस कर रहे हैं। विसरण में पहला पॉइंट है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें आवश्यकता ध्यान से देखना, इसमें तो आवश्यकता होती है और इसमें आवश्यकता, इसमें परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। मतलब कि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है और परासरण में अर्धपारक झिल्ली की आवश्यकता होती है, दोनों में आवश्यकता होती है। देखिए ध्यान से अगला पॉइंट, विसरण में विलेय, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पेन को छोटा करता हूँ बस, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट, विसरण के विलय के मूलों विसरण में विलय और विलायक दोनों के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। दोनों के कण जो होंगे वो क्या करते हैं, गति करते हैं। इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं। किसके, विलायक के कण गति करते हैं, विलय के, विलय के कण गति नहीं करते हैं। इतनी बात होगी क्लियर, ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखिए, ध्यान से समझना है। विसरण में गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, मतलब ये अधिक है और ये कम है।
अधिक से कम सांद्रता की ओर होती है गति, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। यहाँ पे ये कम सांद्रता है और यहाँ पे ये अधिक सांद्रता है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए याद, कि विसरण में गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, और परासरण में जो गति होती है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, परासरण में भी अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 2 आपका क्या है, विसरण में विलेयक और विलायक दोनों के कण गति करते हैं, और परासरण में केवल विलायक के कण गति करते हैं, विलेय के नहीं करते हैं। ठीक है, विसरण में गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, और परासरण में गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। ये पॉइंट क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। गॉट इट? चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों 2024, वो थी आपकी मोलरता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन था। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये है मोलरता, मोलरिटी। ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछी गई है, 2 नंबर में डेफिनेशन आती है। वहां तो किसी विलयन के किलोग्राम में उपस्थित कुल विलय के मोलों की संख्या थी, या किसी विलयन के 1 लीटर। यहाँ पे बस आपको ये चीज याद रखनी है। ये मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ उसको ब्रैकेट में बंद। ठीक है, ये आपका पॉइंट है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। किसी विलयन के 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर को 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी बोल सकते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से डिनोटेड करते हैं, इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसको ग्राम में लेते थे, यहाँ पे ml में ले रहे हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, और इसका मात्रक मोल अपॉन के लीटर होता है। मात्रक जरूर याद कर लीजिएगा, क्या होता है, मोल अपॉन के लीटर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है भाई पॉइंट? इसका मात्रक क्या होता है, मोल अपॉन के लीटर। और जो आपका मोललता थी, उसका मोल अपॉन के किलोग्राम होता था मात्रक, इसका मोल अपॉन के लीटर होता है। बस m अपॉन एल है, इसमें क्या होता है, m अपॉन के l। तो ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना। एंड एक बार मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके लिए। गॉट इट? समझ रहे मेरी बात को भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन लग चुका है। मोल प्रभाज या मोल अंश, देखिए दोनों का मतलब एक ही होता है। मोल प्रभाज या मोल अंश से आप क्या समझते हैं, या इनको परिभाषित करो। गॉट इट? तो यहाँ पे एग्जामिनर कैसे भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये जो पीडीएफ है, फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये पीडीएफ है ना, जो पीडीएफ है, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। जहां से आपका मन करे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। गॉट इट? इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या। आई रिपीट यू, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या का बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, मतलब दोनों का रेशियो लिया है, मतलब अनुपात। फिर समझा रहा हूं मैं आपको। बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक घटक जो होता है, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या का बिलियन में उपस्थित, ठीक है, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या का बिलियन में उपस्थित, फिर कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक है, जो टोटल होगा मोलों की संख्या के अनुपात को, उस बिलियन की मोल प्रभाज या उसको मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको याद रखना, इसे एक्स से डिनोट करते हैं। किससे दोस्तों? इसे एक्स से डिनोट करते हैं। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, से डिनोट करते हैं इसको, एक्स से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है, मोल प्रभाज मात्रकहीन होता है। पेपर में इसका मतलब पेपर में ये पूछा गया था कि मोल प्रभाज जो होता है इसका यूनिट क्या होती है। तो 4 ऑप्शंस थे उसमें, एक ऑप्शन ये भी था कि मात्रकहीन, तो आपको उसी पर टिक करना था, क्योंकि इसका कोई मात्रक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट था ये, काफी इंपोर्टेंट बोल देंगे इसको हम। चलिए यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं, एग्जामिनर पूछता है यहाँ से क्वेश्चंस, तो आपको ये अच्छी तरीके से आने चाहिए। क्लियर है भाई पॉइंट? चलिए, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, इसे ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती है। इसको ज्ञात करने की 4-5 विधियां होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेपर में पूछता है कौन कौन सी विधियां होती हैं, 2 नंबर में पूछ लेगा, तो आपको 4-5 विधियों के केवल नाम ही नाम लिखने हैं। होती कौन कौन सी है वो आपको मैं बताता हूँ अभी। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए परासरण दाब की। ठीक है, बिलियन में आरोपित वह बाह्य दाब, मतलब बिलियन में आरोपित वह बाह्य दाब, ये बाह्य से बाह्य प्रेशर लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे बाह्य प्रेशर, बाह्य पी, वायुमंडलीय प्रेशर। ठीक है, दाब। तो बिलियन में आरोपित, बिलियन में लगाया गया वह बाहरी दाब या वह बाह्य दाब जो कि परासरण की क्रियाओं को रोक देता है। ठीक है,
विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जो कि परासरण की क्रियाओं को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है, वो परासरण दाब कहलाता है। ये आप इमेज से समझ सकते हैं। एक साइड में हमारा तनु विलयन है, एक साइड में कैसा विलयन है दोस्तों, आपका तनु विलयन है, और दूसरी साइड में आपका दोस्तों यहाँ पे कैसा विलयन है, दूसरी साइड में आपका यहाँ पे शुद्ध विलायक लिया गया है, ठीक है, शुद्ध सॉल्वेंट। अब यहाँ पे विलाय और विलय, यहाँ पे ये चीज तो आपको आनी चाहिए, आपने पढ़ी होगी वैसे। एक तो होता है सॉल्यूट, जिसे बोलते हैं विलय, ठीक है, क्लियर है इज डेट। एक होता है आपका विलय, दूसरा होता है प्लस विलायक, सॉल्वेंट, ठीक है। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। इन दोनों के मिलने से जो चीज बनती है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन दोनों के मिलने से जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, यानी कि विलयन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, विलयन, सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं सॉल्यूट, इसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और विलयन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, ठीक है। पेपर में ये पूछा जाता है कि जो विलय होता है उसकी मात्रा कम होती है, अधिक होती है। तो विलयन जब बनता है ना, तो विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। विलय को सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट। बट इट, इतनी बात क्लियर है। और देखिए इसे पाई से डिनोट करते हैं, परासरण दाब को। आप यहाँ भी इस चीज को याद कर सकते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके सामने मैं जो बता रहा था, यहाँ पे आप देख रहे थे ना, विधियां बताइए, पेपर एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपकी स्क्रीन पर ये डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तो परासरण दाब की डेफिनेशन पूछ लेगा, जो आप इस इमेज से डायग्राम से आप इसको लिख सकते हैं। वो छोटी सी डेफिनेशन है, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जो कि परासरण दाब की क्रियाओं को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, वो परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। क्या कर देता है, परासरण की क्रियाओं को स्टॉप कर देता है, वो परासरण दाब कहलाता है। अब यहाँ पे ऊपर ये भी देखिए कौन कौन सी विधियां हैं, ये लिख रहा है आपको कौन कौन सी विधियां हैं, वो आपको विधियों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट। अब जैसे कि अगली स्लाइड में आपके सामने लगाता हूँ, ये परासरण दाब ज्ञात करने की विधि मैंने बताई थी आपको, चार विधियां हैं। नंबर एक, थोड़ा सा यार यहाँ पे कलर का इशू है। नंबर एक, वर्कल हट्स विधि, पेपर में पूछी गई है। चारों के आपको दो नंबर में नाम लिखने को आते हैं, वही लिख देना, ठीक है। नंबर दो है मॉरेस फेजर विधि। पहली कौन सी थी, बर्केल हट्स विधि। दूसरी मॉरेस, क्या है, मारेस, सॉरी, क्या है, मारेस फेजर विधि, ठीक है। और तीसरी आपकी कौन सी विधि है, फेफर विधि। ये अच्छी विधि है। और चौथी नंबर पर विधि आपकी कौन सी है, जीव द्रव्य संकुचन विधि। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट यू। बर्कल हट्स विधि, दूसरी थी मारेस फेजर विधि, तीसरी थी फेफर विधि, और चौथी थी जीव द्रव्य संकुचन विधि। क्लियर है इतनी बात, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है भाई, क्लियर है। एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, आई रिक्वेस्ट यू। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे सभी मेरे दोस्त, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, आई रिक्वेस्ट यू। और सेशन को लाइक जरूर कर दें, जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दें भाई, आपसे विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन सभी आपको कैसे लग रहे हैं। हिमांक तथा हिमांक अवनमन को परिभाषित करो, पेपर में कई बार पूछा गया है, हर साल आता है दोस्तों। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे आप हमारा पिछली साल का रिजल्ट देख सकते हैं, जो कि कैसा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में कैसा रिजल्ट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में हाईएस्ट अजय ने 92, राहुल ने 77, विजय विनय ने हमारे 76, ठीक है। यहाँ पे नंबर अचीव किए हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है भाई। एक और लड़का था विनय सक्सेना, किधर गया वो, लास्ट में है सबसे, ठीक है, इसने अपनी फोटो नहीं दी थी, विनय सक्सेना। तो इसके दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री में 86 नंबर थे इसके, और फिजिक्स भी पढ़ा था हमारे सर से, ये रजत सर से, तो इसके 89 नंबर थे, काफी अच्छा बच्चा था ये भी, ठीक है। तो आप हमारा रिजल्ट देख सकते हैं, ये हमारा 2022 का रिजल्ट है। अस्मित भाई साहब ने हमारे 87 नंबर अचीव किए थे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है भाई। तो इसीलिए मैं आपको सब चीज बता के चल रहा हूँ, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल अवर एग्जामिनेशन। दोस्तों समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए समय का उपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। तो आपके पास एक मंथ बचा हुआ है, कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ पढ़िए विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। फालतू की बात आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे, मेरा 70 नंबर का पेपर होगा एग्जाम, तो मुझे 60 प्लस तो नंबर लेके ही आने आने हैं, ठीक है। इतना आपका टारगेट होना चाहिए सेट, तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर नहीं हो सकता मेरे भाई। क्लियर है पॉइंट। जैसे हिमांक का अवनमन, वह ताप, जैसे हिमांक की डेफिनेशन, वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प, ठीक है, दाब,
वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का बाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बाष्प दाब के क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इक्वल से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। इक्वल से आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे बराबर होता है। क्लियर है पॉइंट? इक्वल से आप क्या समझ सकते हैं, बराबर होता है। ठीक है, वह उस द्रव को ही क्या कहते हैं, हेमांक। उस द्रव को ही क्या हेमांक कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का बाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था, यानी कि द्रव अवस्था का बाष्प दाब और ठोस अवस्था का बाष्प दाब है ना, बराबर होता है, इक्वल होता है, उस द्रव का, उसको द्रव का हिमांक कहते हैं। अब हिमांक का अवनमन भी पेपर में पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। किसी शुद्ध विलायक में अबाष्पशील, बाष्पशील नहीं दोस्तों, क्या बोला, अबाष्पशील, जो बाष्पशील नहीं हो, किसी शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के हिमांक में क्या आती है, कमी आ जाती है। उसको वो प्रदर्शित करता है, उसको डिनोट करता है। उसी को हिमांक की कमी के कारण अवनमन बोला जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस विलेय पदार्थ मिलाने पर, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के हिमांक में क्या कमी प्रदर्शित होती है। इसी को दोस्तों हिमांक, मतलब हिमांक की इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन बोल देते हैं। जो कमी प्रदर्शित होगी उसी को क्या बोल देंगे, उसी को दोस्तों हम हिमांक का अवनमन बोल देंगे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? हिमांक का अवनमन किस किस से माइनस करते हैं, विलेय का हिमांक को और विलयन का हिमांक को। ठीक है, विलेय का हिमांक और विलयन का हिमांक। तो यहाँ पे इस चीज को आप याद रखिएगा, विलेय का हिमांक और विलयन का हिमांक। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को नोट कर सकता हूँ मैं, ये पीडीएफ अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चंस आपको। अगले क्वेश्चंस पर मूव करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्थिर क्वांति विलयन को परिभाषित कीजिए। दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना, ठीक है, एक ही ताप पर अवस्थित होता है या एक ही ताप पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, उसी को स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण, ठीक है, जो अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना, ठीक है, जो अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर आवर्तित, यानी एक ही ताप पर, ऐसे लगता है एक ही ताप पर मिलते हैं या जुड़ते हो, ठीक है, वो स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। आप इस चीज को याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस चैप्टर, बिलियन चैप्टर का ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो हर साल पेपर में पूछा जाता है। हेनरी का लॉ, ठीक है, हेनरी तथा राउल्ट के नियम को परिभाषित करो। पेपर में हर बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है किसी न किसी सेट में। गॉट इट? तो 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सो आई होप यहाँ तक जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्लियर हो गए होंगे, और इनको अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें। ठीक है, क्लास को लाइक जरूर करते हैं प्लीज। जिन भी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है उस क्लास को जरूर लाइक करते हैं। देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर, क्या कि इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर गैस की द्रव में क्या विलेयता, द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पे इस चीज को जरूर याद रखिएगा, क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। इस नियम के 2-3 बार आपको पढ़ना है, 2-3 बार लिखना है, फिर मैं गारंटी देता हूं आपके जहन में उतर जाएगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता, माइंड कहीं नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन बिल्कुल, एफर्ट आपको अपनी याद करने पर, लर्निंग पावर पर लगाना। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, फालतू की बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कहते हैं ना, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल रहा है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है दोस्तों सफलता, जो अपने वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते, है ना। तो अभी आपके पास 1-1.5 महीना है, 1.5 महीना सा है, प्लीज मत बिगाड़िए इसको, मत बिगाड़िए। एक बार अपने माता पिता की ओर देखिए, उन्होंने कितनी आपसे आस लगाए हुए बैठे हैं कि मतलब हमारा बच्चा 10th में है, 10th में है, वो अच्छी परसेंटेज लेके आएगा, और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए आप किस लेवल पर हैं। ठीक है, आपके लिए आगे बड़ा ही दुखदाई होगा रिजल्ट जब आपका बेकार आएगा, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे। सो इसीलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेहनत कीजिए, ठीक है, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। जितना आप याद करें उसको 2-3 बार दिन में जरूर रिवीजन करो, और 1-2 बार तो लिखें जरूर, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। फिर एक बार मैं इस डेफिनेशन को बोल रहा हूँ, इसको, हेनरी के नियम को। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे P समानुपाती x लिया गया है दोस्तों। क्या लिया गया है यहाँ पे, P समानुपाती x, ये लिया गया P समानुपाती x। यहाँ पे एक फॉर्मूला, और मतलब ये दिख रहा है यहाँ पे से हमने
इसको थोड़ा बैक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो P है यहाँ पे ये समानुपाती का चिन्ह हटाए तो यहाँ पे के एच हमने क्या ले लिया, के एच क्या ले लिया हमने, नियतांक ले लिया है। क्या ले लिया, के एच एक नियतांक ले लिया है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे जहां पर ये वही चीज, तो के एच क्या है यहाँ पे, एक हेनरी नियतांक है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेनरी के नियम की सीमाएं भी पूछी जाती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे हेनरी के नियम से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए आपको अपने जहन में उतार के रखने हैं। क्या है दोस्तों, ठीक है, के एच का मान जितना अधिक होता है, पेपर में क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस। केएच का मान जितना अधिक होता है, गैस की द्रव्य विलेयता उतनी ही क्या होती है, कम होती है। मतलब केएच का मान इंक्रीज होगा तो गैस की द्रव्य विलेयता क्या होगी, कम होगी, लो होगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। केएच का मान जितना अधिक होगा, जितना हाई होगा, गैस में द्रव की विलेयता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हीलियम, He मतलब हीलियम, यहां से पेपर पूछा गया है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपोर्टेंट। ठीक है, हीलियम के लिए केएच का मान 144.97 यानी कि 144.97। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1.67। ये पॉइंट अच्छे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इसीलिए इन पॉइंट्सों को अपने माइंड में सेट रखना है। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्लियर है भाई। यहाँ पे गॉट इट। मतलब हीलियम के लिए केएच का मान 144.97, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना है, 1.67 है ना। अब यहाँ पे एक चीज और है जो स्पष्ट हो रही है आपको, क्या, अतः कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 द्रव में अधिक विलेय होगा। यहाँ पे पेपर में पूछा गया है कि हीलियम के लिए केएच का मान कितना होता है, चार ऑप्शन दिए होते हैं, 144.97, 144.96 पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, 144 पॉइंट ही होगा कुछ ना कुछ। और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो वहां पे आपको 1.67 आप इस पर टिक कर सकते हैं। और दोनों में कंपैरिजन पूछे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक विलेयता होगी, बल्कि हीलियम की कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए केएच का मान कम है, जितना केएच का मान कम होगा उतनी ही विलेय अधिक होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे केएच का मान कम है, कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं कितना है, 1.7। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए क्या है, अधिक विलेय है। और यहाँ पे हीलियम यानी He के लिए केएच का मान 144.97 है, यानी कि यहाँ पे केएच का मान अधिक है, तो फिर यहाँ पे विलेयता भी कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हेनरी के नियम की तीन सीमाएं छोटी छोटी कौन कौन सी है दोस्तों। नंबर एक आपकी स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, क्या है पहली सीमा, उच्च दाब नहीं होना चाहिए। उच्च दाब मतलब अधिक दाब नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा है दोस्तों, दाब बहुत कम नहीं होना चाहिए, उच्च दाब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आपका क्या, गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे छोटे से 3 पॉइंट है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और रिवीजन करेंगे दबा के। ठीक है, बिलियन चैप्टर दोस्तों 6 से 7 8 नंबर का आता है, यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पेपर के टाइम पे मैं आपको कराऊंगा और कुछ टाइम बाद ही मैं इसकी न्यूमेरिकल्स की क्लास लेके आऊंगा। बस बने रहना, जुड़े रहना है आपको हमारे साथ में। ठीक है, जिन भी बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्या है दोस्तों, बाष्प दाब क्या है। ठीक है, बाष्प दाब क्या है, देखिए बाष्प दाब जो होती है, जैसे हमारे यहाँ पे ये एक हो सकते हैं वीकर है, यहाँ पे हमारा ये नीचे जो भरा हुआ है ये सभी का सभी क्या है, लिक्विड है। लिक्विड मतलब ये क्या है, यहाँ पे हमारा द्रव है। ऊपर जो अब इसे हॉट करते गर्म करें तो यहाँ पे इसकी बाष्प उड़ने लग जाएगी, तो यहाँ पे हमने क्या इकट्ठी होगी, इसकी बाष्प दाब क्या इकट्ठे होने लगी दोस्तों, यहाँ पे इसकी बाष्प दाब। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए ये कह रहा है, ये कह रहा है बाष्प दाब की डेफिनेशन में क्या, कि स्थिर ताप पर साम्यावस्था में, क्या, स्थिर ताप पर साम्यावस्था में जब अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर अवरोध, ठीक है, उत्पन्न होता है, उसे द्रव बाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, जो अवरोध, जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं बाष्प दाब कहते हैं। छोटा सा पॉइंट था, आप इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हेनरी का नियम हो गया, उसके नियम की सीमाएं होगी, राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम की सीमाएं भी होती हैं, तो आप उनको अपनी बुक में से देख सकते हैं। पहले यहाँ पर राउल्ट का नियम देखेंगे, इंपोर्टेंट है दोस्तों 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। राउल्ट और हेनरी का नियम कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या है, स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित, क्या, स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का, एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित, कैसा ताप है, स्थिर मतलब रुका हुआ है ना, उसमें कोई मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब कोई ताप जो है वो गति नहीं कर रहा है, स्थिर ताप है। क्या है, स्थिर ताप है, स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित, जो शांत ताप होगा उसमें प्रेजेंट, यानी स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक बाष्प दाब, यानी कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, कई बार यहाँ से फॉर्मूला है ना, पेपर में पूछा भी जाता है, तो इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, उसी को ही राउल्ट का नियम कहते हैं। यहाँ पे ये राउल्ट का नियम कंप्लीट होता है। ठीक है,
तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ पे जितने भी मैंने ये आपको क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। एंड लाइक टुडे क्लास, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, स्टे कनेक्टेड, सी यू लाइक दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी ये पीडीएफ है बिलियन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस की मैंने बनाए हुए हैं, इंपोर्टेंट छाटे हुए हैं हैंड रिटन नोट्स में, इनकी मैं सभी की सभी की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस आपसे आशा करता हूँ कि आपने समझ में आया होगा, नोट किया होगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहिए, बस इसी प्रकार मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।